Focus. Ideate. Innovate. Enable. स्वागत है आपका पहला कदम में। और आज हम इंदौर के करीब बढ़िया कीमा गांव में आए हुए हैं और यहां पर हमारे साथ गांव के लोग हैं। हम लगातार कई शहरों में गए हैं, लेकिन अब हम गांव के लोगों से यहां पर आकर के जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां तक जो मुहिम चल रही है देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन की, जिसके पीछे प्रधानमंत्री से लेकर रिजर्व बैंक और सभी लोगों ने पूरी ताकत लगाई हुई है, कहां तक पहुंची है और आगे किस तरह से हम और नई जानकारी लेकर आ सकते हैं। केवल इसी गांव के लिए नहीं, बल्कि हमारे चैनल के जरिए सारे गांवों तक, देश के कोने कोने तक ये जानकारी पहुंचाई जा सकती है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं। रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ हैं और साथ ही चिराग बडाना एनसीडीएक्स के, जो खासतौर पे गांव में कमोडिटीज के ऊपर यहाँ के लोगों के साथ बात करेंगे। इसके पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, आप लोगों से हम ये जानना चाहेंगे कि चूंकि खास करके पिछले 2 साल में तो बहुत बड़ा कैंपेन चला है कि जिन लोगों के पास भी बैंक अकाउंट नहीं है वो सब खुलवा लें, तो क्या हम ये कहें कि आपके गांव में तकरीबन 1500 की आबादी है, जहां तक हमारी जानकारी है। क्या अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अकाउंट नहीं खुलवाए, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है? ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे? कोई नहीं। तो हर एक घर में हर एक आदमी का बैंक अकाउंट है? हाँ जी। तो आपने कब खोला है अकाउंट, बताइए जरा हमें। 2013 में। 2013 में। तो ये आपने प्रधानमंत्री जनधन योजना में खोला या अलग से जाके खोला? स्कूल से। स्कूल से खोला। हाँ, तो आप अपने पैसे क्या बैंक में रखती हैं या नहीं रखती? तो आपके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता? चलिए ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखें कि सबने अकाउंट तो खुलवा लिए हैं और जरूर फाइनेंशियल इंक्लूजन की मुहिम में सारा गांव तो शामिल हो चुका है। अब ये जरूर सवाल है कि जितनी जहां पर आमदनी है उस हिसाब से लोग निवेश कर रहे हैं या बचत कर रहे हैं। पर जो हम देखते हैं कि टोकन के तौर पे शुरुआत में काफी पैसे जरूर आए थे, पर बाद में वो सारे के सारे अकाउंट्स में अब इतने ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं। क्या ये अकाउंट लोगों के काम में आएंगे आगे जाके? वेल प्रदीप, अगर हम देखें, एक सरकार की तरफ से जब मुहिम खुली जाती है तब होता है कि एक एक्साइटमेंट होता है, सबको लगता है कि हमें कुछ ना कुछ फायदा इससे मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि सबने एटलीस्ट अपना अकाउंट खुलवा लिया है। अब ये इनके पे है कि इन्हें ये अकाउंट यूज करना भी शुरू करना चाहिए। एक सिंपल सी चीज, जो एकदम एक साधारण चीज जो आप कर सकते हैं, वो है जितनी आपकी कमाई होती है उसका 5% या 10% आपको जो कमाई होती है वो आपको रुपए मिलते हैं, आपको कैश मिलता है हाथ में। आप उसका 5 या 10% जो टका है वो आप अपनी बैंक में एक बार जाके जमा कर दीजिए। आपका इसका फायदा क्या होगा कि 10% जो आपकी कमाई है वो कम से कम आपने अलग रख दी, आपके हाथ में रहेगी, तो आपके कोई ना कोई खर्चे में यूज हो जाएगा। सो पहला काम अकाउंट खोलने का था। अकाउंट खोलने का मकसद ये था कि कम से कम एक आदमी को एक एनकरेजमेंट मिले, एक प्रोत्साहन मिले कि वो जाके अकाउंट खोले। अब वो अकाउंट यूज करना वो आपके हाथ में है। आपके लिए पहले एक कंप्लेन हुआ करती थी, एक शिकायत हुआ करती थी कि हम जब बैंक में जाते हैं तो हमारे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, इतने सारे पहचान पत्र मांगे जाते हैं कि हमें अकाउंट खोलने में सुविधा नहीं होती, तो इसके लिए हम अकाउंट खोलने जाते नहीं हैं। दूसरी बात है कि अगर एक गरीब इंसान है, उनको बैंक एंटरटेन भी नहीं करती, उनको ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देती कि अकाउंट खोले। तो उसी के लिए जनधन योजना बनाई गई थी कि हर इंसान को एक हक मिले कि वो जाके अपना अकाउंट खोले। अब क्योंकि अकाउंट खुल गया है, अपने आप उसमें कुछ काम नहीं होने वाला, उसमें आपको खुद को करना होगा। शुरुआत आप इस तरह कर सकते हैं, जो भी कमाई हो कोशिश करिए एक छोटा अमाउंट आप बैंक में जमा करें। जब आप ये करते हैं, आप बैंक को यूज करना शुरू किया, आपने एक चीज और की कि एक छोटी हिस्सा अपनी कमाई का अलग रख दिया। क्योंकि आपने अलग रखा, वो खर्चे के लिए तुरंत यूज होगा नहीं। तो एक मुहिम है जिससे आपको शुरुआत मिली है। अब इसी अकाउंट में आगे जाते हुए जो भी आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है, ये सब्सिडी आपको सीधा आपके अकाउंट में मिलेगी, आपके अकाउंट में क्रेडिट आएगा, आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो जब आप इसके वाकिफ नहीं होंगे इस चीज को यूज करने के लिए, तब आप कैसे उसका फायदा उठा पाएंगे। आज आपके घर में, परिवार में जब बच्चे होते हैं, आप उन्हें शुरू में ही खेत में ले जाते हैं,
कि थोड़ा उसे आना जाना, उसके एक माहौल उसका सेट हो जाए, उसका माहौल बन जाए। इसी प्रकार आपके अकाउंट है और आप उसे यूज ही नहीं करेंगे तो उसका फायदा आप ले नहीं पाएंगे। एक चीज और आगे है कि इसके साथ में काफी बीमा योजनाएं दी जा रही है। बिल्कुल, उस पर बात है, लेकिन ये जो असल बात है कि सरकार की कोशिश ये है कि सब कुछ सीधे तौर पे हो पाए। पहले की ये मजबूरी थी हम सभी लोगों की, मतलब मुझे शहर में रहते हुए भी ये याद है कि जब मैं छोटा था और मैं अपने ताऊ जी के साथ बैंक में जाता था तो पहले तो बैंक तक जाना पड़ता था चल के, रिक्शे से, साइकिल से, स्कूटर से, जैसे भी आप गए। उसके बाद वहां पे काउंटर पे लाइन लगानी होती थी पैसे जमा करने या निकालने के लिए। फिर निकालने गए तो एक पर्ची भर के देते थे, फिर वो टोकन जाता था, फिर वो टोकन से जब बारी आए, आपका नंबर आए तो जाके खड़े रहो और पैसे निकालो। तो आधा घंटा बैंक में बैठे रहते थे। अभी तो सब जगह एटीएम लग गए हैं, आपके गांव में भी कहीं एटीएम लगा है तो आप तुरंत उससे पैसे निकाल सकते हो। तो ये जो बहुत बड़ा बदलाव हो गया है कि अगर सरकार चाहे तो दिल्ली या भोपाल में आपका अकाउंट कहीं एक मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्रालय में सीधे तौर पे मेंटेन हो सकता है, और वहां से अगर उनको मालूम है कि आप एक किसान हैं जिसको फायदा मिलना चाहिए, आपके परिवार के हर आदमी का अलग अलग खाते में, वो वहां से पैसे सीधे डाल सकते हैं। तो इसके लिए ये अकाउंट खुलवाए गए हैं। कोशिश ये है कि बीच में जो पैसे लोग खा जाते हैं, नीचे तक आपके पास तक नहीं पहुंचते, उसके लिए ये खुलवाए गए हैं। लेकिन साथ में जो बैंक वाले हैं उनको भी इस बात का अंदाजा लगता है अगर कि आपके पास आमदनी है। अब हम ये जानते हैं कि गांव के लोग अपनी आमदनी खुल के नहीं बताते, शहर वाले ज्यादा खुल के बताते हैं। लेकिन अगर आपके बैंक को पता चलता है कि आपके पास इतनी तो आमदनी हर साल आ रही है, तो अगर आप साल 2 साल अपना बैलेंस वहां पे रखें, यानी आपके हाथ में जब भी आपकी कमाई आई तो आप बैंक में रखिए, फिर धीरे धीरे निकालते रहिए। अगर बैंक को अंदाजा होगा कि हर 3 महीने, 6 महीने या हर महीने इस अकाउंट में इतने पैसे आते हैं, तो फिर अगर आप बैंक के पास जाएंगे किसी मौके पर कि मुझे इतना लोन चाहिए, इस चीज के लिए चाहिए, तो बैंक सामने से देगी, क्योंकि उनके पास आपका रिकॉर्ड है। तो वो जानते हैं कि आपकी इतनी कमाई तो होती है, अगर आपको लोन दिया जाएगा तो वापस आ जाएगा। ये पूरी तरह बैंक पे छोड़ दिया गया है। इसलिए अगर आप शिकायत करेंगे कि हमें तो बताया गया था कि अकाउंट खुलवाने पे लोन मिलेगा, अब नहीं मिलता, तो उसकी वजह यही है कि आप बैलेंस नहीं दिखाते। अगर आपके पास पैसा है और अगर आप पैसा बैंक को दिखाएंगे, अपने अकाउंट में मेंटेन करेंगे, दिखाएंगे, तो बैंक आपको फिर आगे लोन भी देगी। और ये चूंकि प्रोसेस अभी शुरू हुआ है, तो हर तरह की सब्सिडी, कोई भी स्कॉलरशिप, कोई भी पेंशन, जितनी भी सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से सीधे अकाउंट से लिंक कर दी जाएंगी। तो हो सकता है कि जो चीज दिल्ली से चलती है, जो योजना, उस योजना के पैसे दिल्ली से आपके पास आएंगे, वो खाता कभी भोपाल तक पहुंचेगा ही नहीं। आप अपने इंदौर के जिला मुख्यालय को तो छोड़ ही दीजिए, भोपाल भी नहीं आएगा, क्योंकि वो दिल्ली में आपका रिकॉर्ड है, आपका अकाउंट नंबर है, तो वहां से सीधे पैसा आएगा। इसलिए ये इन अकाउंट्स को चालू रखना और इनको मेंटेन करना आप लोगों के लिए काफी जरूरी है। इंदौर के पास मध्य प्रदेश के बड़िया कीमा गांव में हमारी ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। जो और दूसरी स्कीम्स की बात कर रहे थे कि 12 रुपए में आपको इंश्योरेंस मिल रहा है या 330 रुपए में एक इंश्योरेंस मिल रहा है, उन योजनाओं के बारे में थोड़ी बात करें, फिर जानते हैं कि कितने लोगों ने ली है। ये प्रदीप, अगर हम बात करें, सरकार ने 2 स्कीम निकाली है, जिसमें एक में जहां पे आप 12 रुपए सालाना प्रीमियम भरते हैं, आप भुगतान करते हैं 12 रुपए का, उसके सामने आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है। एक्सीडेंट मतलब जो आपकी दुर्घटना से कुछ भी मौत हो जाती है, तो उसका सिर्फ एक माध्यम 12 रुपए भरने से आपको 2 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलता है, बीमा कवर मिलता है। दूसरी एक स्कीम है जहां पे आप 330 रुपया भरते हैं और उसके सामने भी आपको 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है, वो लेकिन लाइफ इंश्योरेंस है, वो आपकी जीवन पे है। अगर मृत्यु हो जाती है कोई भी कारण से, एक्सीडेंट से हुई या कोई भी बीमारी की वजह से हुई, तो आपके परिवार को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं और उसके लिए आपको 330 रुपया सालाना भरना है। अब इसका ऑब्जेक्टिव, इसका जो उद्देश्य है वो समझते हैं। आज हम अमूमन गांव में देखे हैं कि कमाने वाला इंसान 1 या 2 परिवार में होते हैं और बाकी सब उन पर निर्भर होते हैं। अगर ऐसी स्थिति है जिसमें एक पूरा परिवार 1 इंसान या 2 इंसान की कमाई पे जीवित है,
अगर मान लीजिए उन दो इंसानों को या उस पर्टिकुलर एक इंसान को कुछ हो जाता है, घर के जो कमाने वाले हैं, तो बाकी परिवार वालों का क्या होगा? तो आपको एक बीमा लेना बहुत जरूरी है। अब ये प्रॉब्लम आ जाती है जब आप खुद से कोई भी बीमा कंपनी के पास जाते हैं बीमा खरीदने के लिए, क्या आपको 330 रुपए में 2 लाख का बीमा आराम से दे दिया जाएगा? नहीं मिलेगा आपको। आपको 12 रुपए में कोई दुर्घटना से आपकी मृत्यु हो जाती है तो एक मात्र 12 रुपए में क्या आपको 2 लाख का बीमा मिलेगा? तो ये चीज क्योंकि सरकार जानती है कि आपको अपने आप से नहीं मिलेगा, तो उन्होंने एक स्कीम बनाई जहां पे सभी गरीब इंसानों का ये सुविधा उनको मिले। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जहां पे आपको अपने परिवार के जो कमाने वाले इंसान है उनका बीमा लेना अनिवार्य है, आपको लेना ही जरूरी है। लेकिन खुद से क्योंकि आप नहीं ले पा रहे हैं तो सरकार ने सभी के हिसाब से एक बीमा योजना निकाली। अभी अगर हम देखें कि इसका भी फायदा बहुत लोगों ने लिया नहीं है। क्यों? तो क्योंकि कितने लोगों ने यहाँ पे 12 रुपए और 330 रुपए वाले बीमा करवाए हुए हैं? आप लोगों ने करवाए? आपने भी नहीं करवाए, किसी ने नहीं करवाया। ये जो 12 रुपए सरकार ले रही है ना, तो किसी ने ये बोला कि 12 रुपए तो मोदी जी दे सकते हैं ना सरकार के खाते से, ये क्यों मांग रहे हैं हमसे? इसके पीछे बड़ी वजह है। देखिए, अगर कोई चीज मुफ्त होगी तो पक्का मानिए आपके नाम पे कोई और खा जाएगा। इसलिए 12 रुपए आपसे लिए जा रहे हैं ताकि वो आपके नाम पे हों। आपको कम पैसे में दिया जा रहा है क्योंकि कोई और आपके बदले में पैसे भरेगा नहीं, इसलिए ये स्कीम इस तरह से डिजाइन की गई है, जो कि हर्ष जी कह रहे हैं। ये योजना तो आज तक कभी ने किसी को बताई नहीं। जैसे बीमा तो है अपना, तो आप मन की बात भारतीय जीवन बीमा है, 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए का बीमा है, 50,000 का भी है, बालक का भी है। मेरा बालक आर्मी में भी है, छोटा वाला, क्या जम्मू कश्मीर में है, और मैं 2 गांव का वसूली पटेल भी हूँ। तो ये योजना जो आप फरमा रहे हो ना, ये किसी ने बताई नहीं आज 12 रुपए वाली योजना। अब आप जो बोल रहे हो तो अब करवा लेंगे 12 रुपए करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि 12 रुपए में शायद अभी तक कोई स्कीम नहीं बनी होगी। अब तो 12 रुपए की कीमत बहुत कम है। जिस टाइम पे 12 रुपए की कीमत थी तब भी ऐसी स्कीम नहीं थी। तो अभी तो इसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि ये पैसे आपने एक बार दे दिए, अगर आपको कुछ नहीं होता, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रही, तो आपके पैसे वापस नहीं आएंगे। लेकिन अगर कुछ हुआ, उस दिन किसी के बदले में आपको 2 लाख मिलेंगे। तो इतना देने पर आपको इतने सस्ते में कहीं और बीमा नहीं मिल सकता। तो इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? इसका प्रोसीजर जो है बहुत ही सिंपल है। आपकी जिस बैंक में आपका खाता है, जो आपने जनधन योजना के तहत में अकाउंट खोला था, वही खाते में आप वही बैंक के पास जाइए और उनसे कहिए कि आपको ये दोनों जीवन बीमा पॉलिसी और जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस है बीमा, वो आपको लेना है। वो आपको एक सिंपल सा फॉर्म देंगे, एक सिंगल फॉर्म है। आपको वो फॉर्म में अपना नाम लिखना है और आपका एक नॉमिनी लिखना है। ऐसा कोई इंसान अगर आपको कुछ हो जाए तो वो किसको फायदा मिले? आपकी पत्नी को? तो एक सिंगल फॉर्म है, वो फॉर्म पे आपको सिर्फ उतना लिखना है और डॉक्यूमेंट आपको कुछ भी नहीं देना है। और क्यों नहीं देना है? क्योंकि आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खाता खोलते वक्त आपने बैंक में ऑलरेडी दे दिया है। तो तभी इसी के साथ अभी आप अगर समझ रहे हैं, अगर आपने खाता खोल लिया तो आपका जो आपका जो पहचान पत्र था, आपका जो भी डॉक्यूमेंट देने थे, वो आपने ऑलरेडी दे दिया है। अभी उसी खाते के थ्रू आपको सरकार बाकी सारी स्कीम्स का फायदा देगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बैंक में जाएं, जिस भी बैंक में आपने अकाउंट खोल रखा है, और वहीं एक सिंगल फॉर्म है, एक ही पेज का पूरा डॉक्यूमेंट है, उसे भर के बैंक को दे दीजिए। बैंक आपको वहीं पे एक्नॉलेजमेंट आपको वापस दे देगा। आपको एक थप्पा मार के आपका हिस्सा जो फाड़ के वो फॉर्म पे से आपके हाथ में दे देगा। वो आपका प्रूफ है। कल आपके परिवार में जिसने भी इंश्योरेंस ले रखा है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो आप वही बैंक के पास जाइए फिर से और उनको बोलिए कि ये मेरा बीमा लिया हुआ था और मेरा अभी ये क्लेम है। फिर आपसे वो क्लेम फॉर्म एक भरवाएंगे, जो आपकी जो क्लेम है वो आपको प्रोसेस उधर ही बैंक से कर दिया जाएगा। ये चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। मेरा इनफैक्ट गुहार है कि अगर आप एक पंचायत की तरफ से, सरपंच साहब हमारे साथ हैं, अगर हम देखें पंचायत की तरफ से आप एक कैंप लगाएं और आप परिवार वाइज एक परिवार को लीजिए और उनको बोलिए कि बैंक में लेके जाएं और उनके सामने करें। तो क्योंकि सरपंच साहब यहाँ पर खुद हैं,
और इसके साथ ही जुड़ी हुई जो एक और योजना थी वो है अटल पेंशन योजना, जिसमें कि सभी लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन आपको खुद अभी पैसे देने होंगे, फिर पैसे मिलेंगे। अभी तक पेंशन आमतौर पे या तो वृद्धावस्था पेंशन जो बहुत ही नॉमिनल मिलती है, या तो फिर जिन लोगों ने सरकारी नौकरी की हो उनको पेंशन मिलती है, लेकिन अब आप खुद अपने पेंशन के लिए इंतजाम कर सकते हैं अगर आप अभी से पैसे देने शुरू करें। तो ये कब से किया जा सकता है? वेल, अगर हम बात करें पेंशन का जो कॉन्सेप्ट है, सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि एक उम्र के बाद जब हमें ऐसे लगता है कि हम काम नहीं कर पाएंगे, जो हो गया 60 की उम्र समझ लीजिए, तो उसके बाद एक ऐसा कोई एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें आपको हर महीने थोड़े पैसे आ जाएं। अब ये पैसे कहां से आएंगे? उसकी जमा पूंजी हमें ही करनी होगी। तो सरकार चाह रही है और आपको प्रोत्साहन दे रही है कि आप सरकार की तरफ से अटल पेंशन योजना में पैसे लगा सकते हैं और उसमें आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करिए, अपनी तरफ से जो जमा करना है वो थोड़ा थोड़ा पैसा आप जमा करिए और एक उम्र के बाद आपको फिर पैसे वापस आने लगेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि आदमी एक खुद की बुढ़ापे के लिए और उसमें जमा करना शुरू करें, और क्योंकि सरकार का नाम जुड़ जाता है कोई भी स्कीम के साथ तो एक भरोसा आता है उसमें। तो इसीलिए एक पेंशन, अदरवाइज हम देखें तो पेंशन योजनाएं बहुत सारी दूसरी कंपनियां भी ऑफर करती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो बीमा कंपनियां हैं, LIC है आपके पास, या कोई भी और कंपनी अगर आपके गांव में आपके उनकी ब्रांचेस हैं, वो बीमा योजनाएं तो वो भी देती हैं। लेकिन जब एक सरकार की तरफ से मुहिम होती है तब उसका एक इम्पैक्ट हम मानते हैं कि कम से कम लोग उसे सीरियसली सुनते हैं और आपको ये भरोसा है कि आपको पैसे मिलेंगे। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये सरकार की गारंटी है और किसी और को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने भरे हैं और आपके अकाउंट के साथ वो जुड़े हुए हैं। इसलिए ये जो एक अकाउंट खुला है आपका, ये आपकी एक पहचान बन जाता है जिसके जरिए हर एक स्कीम का फायदा आप एक साथ ले सकते हैं। जैसे कि हम पहले हर्षी बता रहे थे कि आपको इंश्योरेंस के लिए दोबारा से कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि एक बार वो सारा प्रोसेस हो चुका है। तो ये जो पूरी बात हम लोग कर रहे हैं कि आपके एक अकाउंट से आपकी पहचान बन जाती है और दोबारा आपको किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर जगह आपको ये एक अकाउंट पूरी तरह से काम में आएगा। अब सरपंच जी, आपसे अगर हम थोड़ी बात करें, आप अगर एक बार अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम विजेंद्र सिंह जाट है, मैं सरपंच हूँ ग्राम पंचायत बढ़िया गेमा से। तो आपके गांव में जैसे कि आपने बताया कि करीब सभी लोगों ने अकाउंट तो खुलवा लिया है, बाकी इससे जुड़ी हुई कौन सी योजनाएं हैं, उसके क्या क्या फायदे आप लोग बता पा रहे हैं, किस तरह से आप बताते हैं लोगों को? या तो हम कैंपेनिंग करके बताते हैं, या पंचायत में बुला के, या घर घर डोर टू डोर भी काम करते हैं हम लोग, बस ऐसे ही समझाते हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या कैंपेन किए हैं, क्या क्या बातें बताई हैं लोगों को? जैसा ये जो सुकन्या देवी योजना के बारे में भी हमने लोगों को बताया है, सुकन्या योजना के विषय में। और ये जो इंश्योरेंस वाली बात थी, हमने लगभग 70% लोगों के इंश्योरेंस पंचायत में बैठ के किए हैं। तो जीवन ज्योति या जीवन सुरक्षा? दोनों किए हैं। दोनों किए। हाँ। और अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना में नहीं किया है हम लोगों ने, ऐसा कॉस्टली लगता है लोगों को, बोले हमारे अकाउंट में पैसे ही नहीं इतना, तो कहाँ से करेंगे। ओके, तो यानी अटल पेंशन योजना इतनी पॉपुलर नहीं हो रही है यहाँ पे, लेकिन बाकी दोनों स्कीमों में तो कम से कम लोग रुचि ले रहे हैं। लेकिन अगर एक जो अभी सुकन्या योजना की बात हुई, चूंकि काफी एक हम कह सकते हैं कि एक मकसद के साथ इस योजना को बनाया गया है बेटियों के लिए, तो ये कम से कम हम जो लगातार फाइनेंशियल गोल्स की बात करते हैं, इनका ये एक बहुत ही अहम गोल है, एक मकसद है जो पूरा हो सकता है इससे। एब्सोल्युटली प्रदीप, अगर हम बात करें जो भी सरकार की स्कीम्स हैं, अगर आप ध्यान दें तो एक इवेंट बन गया, एक माहौल बन गया जिसमें अकाउंट खुल गए। क्या ऐसा है कि बैंक्स में अकाउंट पहले नहीं खुलते थे? अकाउंट खुलते थे। क्या ऐसा है कि कभी कोई बीमा खरीद नहीं सकते थे? जी हाँ, खरीद सकते थे। लेकिन अब इसी प्रकार जब सरकार कोई मुहिम लेके आती है, तब एक मौका मिलता है कि आदमी को एक भरोसा आता है और एक सोच बनती है जिसमें ये आगे बढ़ते हैं। अगर हम सुकन्या समृद्धि जो स्कीम है उसके बारे में अगर बात करें, तो योजना बेटी जो घर की एक बेटी है उसकी पढ़ाई या उसके भविष्य के लिए बनाई गई है। अमूमन हमने ये देखा है कि जो घर होते हैं उसमें जो बेटी होती है उसे एक सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है, उसे इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। अगर किसी के घर में अगर बेटा और एक लड़का और लड़की है तो वो लड़की को ज्यादा ध्यान देते हैं कि ऐसा है क्या? ऐसा है नहीं, पर महिलाओं को ऐसा नहीं लगता, लड़कियों को ऐसा नहीं लगता। लगता है आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आपको भी आपके भाई के बराबर इंपॉर्टेंस मिलती है, या आप खुद अपने
बेटे और बेटी पे बराबर का खर्च करते हैं क्या? मेरे मम्मी पापा तो मुझे बेटों से ज्यादा ही प्यार करते हैं और मुझे लगता है कि सभी को ही करते होंगे अपनी बेटियों से उतना ही प्यार। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आप बेटी पर भी उतना ही खर्च करते हैं? हाँ। कि बेटे को पढ़ाना पहले जरूरी है, बेटी ना पढ़े तो चलेगा? मुझे पढ़ाया मेरे मम्मी पापा ने 10वीं तक, पर बेटों को नहीं पढ़ाया, क्योंकि पढ़ाया था उन्हें पर वो पढ़े नहीं। तो अब सरकार ये चाहती है कि आपका काम और आसान करें। जी हाँ, अगर हम देखें तो इनका उपदेश एकदम सीधा है। वो ये है कि जहां हमारे समाज में आज तक बेटे को ज्यादा ध्यान दिया गया है पढ़ाई, अगर परिवार में हम मानते हैं कि एक लिमिटेड इनकम है, जो इनकम है वो बहुत कम है, उसमें अगर हम किसी से पूछें कि आप अगर एक ही जन को पढ़ा सकें तो आप किसको पढ़ाएंगे, तो ज्यादातर हमने ये देखा है कि वो बेटे को पढ़ाने की तरफ, स्कूल की तरफ भेजते हैं। हालांकि ये हो सकता है, जैसे इन्होंने कहा कि बेटियां पढ़ने में रुचि लेती हैं, लेकिन हम पढ़ाना बेटों को चाहते हैं। सरकार चाहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये जो उनका एक ऑब्जेक्टिव है, उसमें आप एक स्कीम जो चालू करते हैं सिर्फ बेटी आपके घर की लड़की के लिए शुरू किया है, तो इसमें आप अपने बेटे के लिए जमा कर ही नहीं सकते। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक मुहिम है, एक पहल है, जिसमें आप अपनी बेटी के भविष्य के लिए निवेश करें। और हमने देखा और सुना और समझा कि क्योंकि एक स्कीम निकाली गई है तो किसी ने एटलीस्ट थोड़ा पैसा जाके उसमें जमा किया है। तो विजेंद्र जी, कितने लोगों ने आपके गांव में अभी तक सुकन्या समृद्धि योजना का फायदा उठाया है? अभी तो हमने लोगों को बताया है, अभी उन्होंने बोला हम करवाते हैं, बाकी 50% लोगों ने करवाया है। नहीं, पर ये आप कैसे कहते हैं कि क्यों करवाना चाहिए? समझाते हैं ना उनको, वही जो पूरा चार्ट लेके जाते हैं उसी तरीके से समझाते हैं बेटियों के भविष्य के लिए। तो शादियों के लिए इनको जैसे कर्जे लेना पड़ते हैं, 5% 10% पे पैसा लेते हैं, तो हमने उनको ये समझाया कि आपको ये आगे चल के नहीं करना पड़ेगा अगर आप अभी से पैसे जोड़ेंगे। हाँ, अभी से जोड़ेंगे अंदर, और जाहिर है कि सरकार भी इसमें मदद करेगी, तो इसलिए आपके लिए एक मौका होगा। इंदौर के पास मध्य प्रदेश के बढ़िया कीमा गांव में हमारी ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो ये तमाम इन योजनाओं की, बैंक्स की और फाइनेंस की बात हुई, लेकिन जाहिर है कि गांव में सबसे जो बड़ा आपका निवेश है, आपकी पूंजी है, वो आपकी अपनी फसल है, उपज है, जो कि आपके गांव में पैदा होती है, और जाहिर है कि उसी पे सबसे ज्यादा लोगों का भविष्य निर्भर करता है। तो चिराग जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि NCDX जो एक कमोडिटी एक्सचेंज है, जहां पे ये तमाम अनाज और मसालों की ट्रेडिंग होती है, अब हम जो देखते हैं आमतौर पे कि गांव में जो चीज 5 रुपए की किसान बेचता है, वो शहर में आप जब दुकान से खरीदते हैं तो 50 रुपए की होती है। तो इस आपके एक्सचेंज से ऐसी कौन सी जानकारी हो सकती है जो किसानों को मिले तो उन्हें फायदा होगा इसके चलते? देखिए, ये एकदम सही बात है कि आपकी जो सबसे बड़ा निवेश है, आपकी जो सबसे बड़ी पूंजी है, वो आपकी फसल है जो आप उगाते हैं। किसान जो खेती करता है, उससे जो भी फसल आती है, वही आपका सबसे बड़ा निवेश है, और उससे आप कितना पैसा वापस बना पाएंगे, वही आपकी अगली फसल कौन सी होगी, कितना आप उसको लगा पाएंगे, उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अब हमारे यहाँ पे हम बहुत सारी मंडियों में, अब आपके लिए जो आपके सबसे पास में मंडी, वो इंदौर मंडी ही है। आप चाहें तो हम आपके यहाँ पे भी, जो आपका पंचायत का ऑफिस है, वहां पे भी ये काम कर सकते हैं, पर वहां पे हम आपको अलग अलग मंडियों में आपके फसल के क्या भाव चल रहे हैं, वो भाव दिखा सकते हैं, वो भाव दिखाए जाते हैं। अब आप अभी जिस तरह से आप अपनी फसल बेच रहे हैं कि आप अपने जो आपका सबसे करीबी, जो भी जिसको आप जानते हैं, उसको अपनी फसल बेच देते हैं, वो आपको पैसे दे देता है, और आप जाके, हो सकता है कि आपके दूसरी तरफ एक और मंडी में उससे बढ़िया भाव पे फसल बिक रही है। तो आपको, आपका उद्देश्य क्या है कि आपको सबसे अच्छा भाव मिलना चाहिए आपकी फसल का। आपका उद्देश्य ये नहीं है कि आपको फसल बेच देनी है, आपका उद्देश्य है कि फसल सबसे अच्छे भाव पे बिकनी चाहिए। तो आप जब फसल उगाते हैं, तभी आपको अगले 4 महीने बाद, जब ये फसल आएगी मेरी, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब इसकी मैं कटाई करूंगा, तब इसका क्या भाव होगा, वो भी हम लोग दिखाते हैं कि आगे 2 महीने बाद आपकी जो फसल आने वाली है, गेहूं हुआ, सोयाबीन हुआ, इसका क्या 2 महीने बाद भाव होगा। अगर आपको आज लग रहा है कि इसका भाव 2 महीने बाद बहुत कम होने वाले हैं आज के भाव से, या बहुत ज्यादा होने वाले हैं, तो आप गेहूं की जगह पे कोई सब्जी उगा सकते हैं, गेहूं सब्जी की जगह पे कुछ और उगा सकते हैं। तो अगर आपको आज पता हो कि आगे 2 महीने बाद क्या भाव होगा,
जो कि आज पता चलता है, जो कि हम जो मंडियों में टिकर लगाते हैं, जो डिस्प्ले कराते हैं, पट्टी चलाते हैं, जिसमें सारे भाव आते हैं, दूसरी मंडियों के भी भाव आते हैं और आगे 2 महीने बाद के क्या भाव होंगे वो भी भाव आते हैं। तो आप अपना फसल का जो निर्धारण है वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फसल कब बेचनी चाहिए, कब नहीं बेचनी चाहिए। जब सबकी फसल आती है तब अगर आप बेचेंगे तो भाव जरूरी है कि बहुत ज्यादा उसके है कि वो भाव आपको कम मिलेंगे जब सब लोग फसल बेचने आ रहे हैं। तो अगर आप लोग इकट्ठे होके अपनी फसल को रोक सकते हैं, जब फसल जैसे सोयाबीन की फसल है आपकी अक्टूबर में आती है, नवंबर में आती है, जब आप अक्टूबर नवंबर में बेचने जाएंगे तो उसके भाव आपको कम मिलेंगे। पर अगर आप लोग इकट्ठे होके अपना कुछ माल रोक सकते हैं और उसको आप मार्च में जाके बेचिए, अप्रैल में जाके बेचिए, तो आपको अच्छे भाव मिलेंगे। तो उसके लिए साथ में आना बहुत जरूरी है। तो ऐसा करते हैं आप लोग? जो रेट सीजन में मिलना है, जो फसल आपने अक्टूबर नवंबर में जैसे आपने फरमाया, अक्टूबर में सोयाबीन की फसल आती है तो वो जो माल किसान के पास गीला माल रहता है, अब उसकी सुकत भी तो जाती है सर। अभी माल किसान रोकता है ना, उसी रेट में अगर माल बिक रहा है, किसान को क्या मिल रहा है? 1 कुंटल के पीछे 20 किलो सुकत चली जाती है उसकी। ये तो अपन ने प्रैक्टिकल करते हैं। मैं भी किसान आदमी हूँ, रोक नहीं पाता ना, किसान तो रोक ही नहीं पाएगा ना। 2 साल से तो अभी सोयाबीन की फसल जितना किसान ने बोया बीज, उतना उत्पादन, उतना जितना जमीन के अंदर बीज डाला वही निकल नहीं पाया ना। प्रकृति साथ देती नहीं, किसान प्रकृति साथ नहीं दे रही है आपका। पर गेहूं की फसल इस बार अच्छी है आपकी। गेहूं की तो अब गेहूं में आप रोक सकते हैं। गेहूं में 100 किलो में 20 किलो गेहूं जाता भी नहीं है, इतना सुखद भी नहीं आती है। नहीं, उसमें गेहूं में नहीं जाता। गेहूं में तो अपन तो गेहूं की फसल तो रोक सकते हैं अपन। सर हम फसल तो जैसे कि रोक सकते हैं गेहूं की, मगर जैसे कि बैंक से कर्ज लिया, क्रेडिट कार्ड किसान का चल रहा है, उससे पैसा उठाया, सोसाइटी से खाद बीज उठाया, उसका किस्त भरना, तो गेहूं की फसल कैसे रोकें? ये आपको इस चक्र से तो बाहर आने के लिए एक बार जैसे इन्होंने बताया कि आपको पहले बचत करना शुरू करना पड़ेगा। जब आपकी बचत, जब तक आप इस चक्र से बाहर नहीं आएंगे तब तक इस चक्र में घूमते ही रहेंगे। हर बार आप अपनी फसल वहां बेचते जैसे शिक्षा का है, शिक्षा आ गई, बच्चों को पढ़ाना, बच्चियों को पढ़ाना, घर खर्च, तो बचत कैसे, वो इतनी बचत थोड़ी कर पाएंगे कि अपन क्रेडिट कार्ड भी भर सके। चिराग जी, एक गांव की स्थिति है जो हम देख रहे हैं, लेकिन आप मध्य प्रदेश में भी और दूसरे राज्यों में भी तमाम गांवों में जाते हैं, क्या इस तरह की कोई कोशिश हो रही है? हाँ, यहाँ से बागली करके आपने एक गांव सुना होगा, अगर आप जानते हैं बागली। हाँ, तो बागली में एक किसानों का समूह बना है जिसमें वहां के 300 किसानों ने मिलके उन्होंने एक समूह बनाया है। वो समूह अपने माल को, जब माल आता है तब उसे, और उन्होंने 3-4 ऐसे लोगों को रखा है जो कि डायरेक्ट मंडी से माल बेच के आते हैं। वो किसानों से नहीं, मतलब वो थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनको रखा हुआ है। वो 4-5 लोग उसको उनके माल को स्टॉक करते हैं, उसको वेयर हाउस में रखते हैं और उसको सही टाइम पे सही भाव पे बेचते हैं, और फिर जो मुनाफा आता है वो सारे किसानों में बांटा जाता है। और वो जो उन्होंने समूह बनाया है, वो समूह को उन्होंने रजिस्टर कराया है, और वो समूह के माध्यम से ही सारा आपका बीज भी ले रहे हैं, सारा आपका खाद भी ले रहे हैं, सब कुछ उस समूह के माध्यम से आ रहा है। तो जब तक ये खुद सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि जब तक किसान लोग जुड़ के समूह नहीं बनाएंगे, सब लोग साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक कोई किसान अच्छे से नहीं। क्योंकि आप अभी हमारे यहाँ पे भारत में क्या है, सबके पास छोटी छोटी जमीन है, किसी के पास इतनी बड़ी जमीन नहीं है कि उसके पास बहुत ज्यादा माल आए और वो सीधा जाके मंडी में माल बेच पाए। और ये आपके यहीं पे बागली में और भी बहुत जगह पे हो रहा है। एमपी में बहुत जगह पे ये मुहिम चल रही है जहाँ पे बहुत सारे किसानों के समूह बने हैं और ये काम चल रहा है। तो हम बात कर रहे हैं बढ़िया कीमा गांव के लोगों से आज, और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने एक जो पहले बात की थी कि आपको सबसे बेहतर भाव कहाँ मिल रहा है और आगे क्या भाव आएगा, ये कैसे पता लगा सकते हैं? इसके लिए आपको मंडी जाना पड़ेगा। आप मंडी, अभी हम लोगों ने हमने सरकार के साथ मिलकर एक ऐसी मुहिम चलाई थी जिसमें हमने मंडियों के अंदर ऐसे टिकर बोर्ड, ऐसी पट्टियां लगाई थी जिसमें आपको हर मंडियों के भाव उसमें चलते रहते हैं। तो आप अगर उज्जैन मंडी में जाएंगे, इंदौर मंडी में जाएंगे, तो वहां पे मंडी ऑफिस के बाहर ही ऐसा वो पट्टी लगी हुई है। तो यानी एक मंडी में आपको दूसरी मंडियों के भी भाव मिलेंगे? हाँ जी, तो आपको दूसरी मंडियों के भाव भी वहां दिखते हैं। तो आप
आपके आसपास की 40-50 किलोमीटर के आसपास की जो मंडियां हैं उसमें आपको कहां पे भाव, क्योंकि भाव हर मंडी में अलग अलग खुलता है। रोज नहीं जा पाएगा ना मंडी में सर, डेली थोड़ी। सही बात है, रोज आप जा नहीं सकते हैं, पर आप ये देख सकते हैं कि आज मेरे पास, अगर मैं जिस मंडी में माल लाया हूं वो बहुत कम बिक रहा है, आपका अगर ऐसा ही जरूरत है कि नहीं मुझे तो आज पैसा चाहिए ही चाहिए, तो उसका कोई इलाज नहीं, फिर आपको माल बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पैसा आज ही चाहिए। पर अगर आप उसको एक दिन और रोक सकते हो और आपको दिख रहा है कि आज इस मंडी के बजाय दूसरी मंडी में यहाँ से 100 रुपए भाव ऊपर चल रहा है और मेरे को वहां ले जाने का खर्चा 20 रुपए 25 रुपए, तो आप वो माल कल वहां बेचना ज्यादा बेहतर है बजाय आज यहाँ बेचने के। तो बहुत परेशानी आएगी सर इस बात में तो। और अगर आपको एक दिन रुकना, यहाँ से घर से निकला वहां से मंडी दूसरी जगह की, वहाँ जानकारी ट्रांसपोर्टिंग के लिए फिर गाड़ी ढूंढने जाना, ये कितनी परेशानी रहेगी। एकदम सही बात है। तो आप पहले मंडी में जाके भाव देख के फिर माल ले जा सकते हैं। आप यहाँ से ट्रांसपोर्ट पहले मत कीजिए, या फिर हम आपको आपके मोबाइल पे हम आपको मंडियों के भाव भी दिला सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर कराइए। आप मोबाइल नंबर जब कैसे और कहाँ रजिस्टर करा सकते हैं? हाँ, उसकी जानकारी पूरी सर, इसलिए हमारी वेबसाइट पे इनको कॉल करना पड़ता है, एक नंबर NCDX पे। हाँ, NCDX की वेबसाइट। ओके, तो यानी NCDX की वेबसाइट पे आपको वो नंबर देखकर उस पर कॉल करना है। कॉल का एक नंबर होता है, वो नंबर हम आपको दे देंगे। उस नंबर पे आप कॉल करके अपना नंबर रजिस्टर करा सकते हैं। आपका नंबर रजिस्टर हो जाएगा तो फिर हम आपको जो जींसों के जो फसलों के आपको भाव चाहिए वो भाव हम आपके मोबाइल पे रोज सुबह भेज दिया करें। रोज सुबह हम भेजते हैं, हम तो रोज सुबह भेजते हैं। आपको रोज नहीं चाहिए बट हम तो रोज सुबह वो भाव भेजते हैं। तो आपको नंबर रजिस्टर कराना है, वो हमारे एक्सचेंज की वेबसाइट पे नंबर उस पे करना पड़ेगा आपको। ओके, तो वो नंबर हम आपको बता देंगे। सर 1551 किसान कॉल सेंटर है, इसका क्या मतलब है फिर? ये आपने ट्राई किया अभी तक? मैंने ट्राई किया था सर, पंजाब लग गया। आप बताइए अब कहाँ लगाऊं? और 24 घंटे बोले सेवा उपलब्ध है। ये एक्चुअली सरकार की स्कीम है। अगर इनके एक्सचेंज की हो रही तो ये आपको ज्यादा अच्छी तरह से बता पाते, लेकिन इसका मकसद यही है कि आपके खेती से जुड़े हुए किसी भी सवाल का जवाब देना। आपको कोई भी समस्या हो जो कृषि से जुड़ी हुई है, खेती से जुड़ी हुई है, वो आप वहाँ पर फोन करके पूछ सकते हैं। जैसे हम मंडी जाएंगे तो ऐसा थोड़ी कि अनुभव के क्या भाव क्या नहीं, ट्रायल भर के ले जाएंगे। अब मंडी में जाएंगे तो क्या भाव बिकती है सोयाबीन या गेहूँ, तो आप कह रहे कि भाव करके जाने, कहाँ से जाएंगे? वही नहीं, उसीलिए आपको बताया कि आपके मोबाइल फोन पे ये भाव मिल सकता है अगर आप रजिस्टर कराएं अपने उस नंबर पे फोन करके। हाँ जी, तो वो नंबर हम आपको जो स्क्रीन पे बताएं अपने चैनल पे, उस पे आपको फोन करना है। नहीं तो पहले जैसे भर ली नंबर अपना कहीं मालूम कहीं भाव नहीं, उसके बाद आपके फोन पे मैसेज आएगा तो आपको वो मैसेज पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, तो फिर आपको किसी से पढ़वाना पड़ेगा। नहीं, आप फोन नंबर दे दोगे हम फोन कर देंगे। बिल्कुल, ये आपके लिए एक और जरिया है, एक और तरीका है जिससे कि आपको जानकारी हासिल हो सकती है। तो हमारा मकसद यही है कि धीरे धीरे आपको जिस तरह से जानकारी बढ़ती जा रही है आप उसका पूरे तौर पे फायदा उठा सकें। ये चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। अब आप लोगों के कोई भी सवाल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बीमा, इस तरह की कोई भी योजना, किसी भी चीज के बारे में कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है? आपका है? सर ये हम गेहूं, आलू और ये लहसुन की खेती छोड़ने के बाद अगर दूसरी खेती करें, जैसे कि फ्लावर की, जैसे कि विदेशी खेती आती है, ग्लेडियस आता है, गस्टर आता है, इनमें अगर रुचि दिखाएं और आपका सहयोग जैसे चैनल आप द्वारा भेजे गए कोई भी कृषिज्ञ जो भी बड़ा आदमी अधिकारी है वो आके गांव में समझाए कि आप इस खेती को छोड़ो और इसको अपनाओ। ये आप कृषि विश्वविद्यालय जो यहाँ के हैं, जो इंदौर का कृषि विश्वविद्यालय है या जो भोपाल में कृषि विश्वविद्यालय है। सर मैं गया था वहाँ तो बोले आपकी फील्ड का आदमी वो है, उससे बात करी, बोले मेरे पास टाइम नहीं। तो ये सब फील्ड के अलग अलग बटे हुए फील्ड एक जने के लिए ऐसे नहीं, आपको आपके पंचायत के माध्यम से उनको बुलाना पड़ेगा। वो लोग आते हैं, पर
आप जाएंगे कि मेरे को अकेले को समझना है, तो हो सकता है उनके पास उस समय कुछ काम रहा होगा, ऐसा हो सकता है। तो जिसको जैसे रुचि मेरे को अकेले को, तो मेरे को खेती करना। नहीं, देखिए मैं आपको एकदम साफ तौर पे ये समझाऊं कि सरकारी विभाग से हमारा कोई लेना देना तो है नहीं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपको सर आपके चैनल के माध्यम से मैं तो बता रहा हूँ, आप कुछ नहीं करोगे, आपके चैनल पे मैं तो मेरी आवाज। हाँ, तो उसमें आपको अगर कोई भी ऐसी समस्या है जो आपकी बैंक से जुड़ी हुई या बीमा कंपनियों से जुड़ी हुई है, तो उसका क्या सोल्यूशन है, किस तरीके से वो हो सकता है, ये हम आपको बता सकते हैं। खेती के लिए आपको जो लोन मिलता है या जो भी सुविधा मिलती है उसके बारे में हम बता सकते हैं। लेकिन अगर आपके गांव में कोई योजना इंप्लीमेंट नहीं हुई या आपको सारी बात घूम फिर के तो वहीं आएगी ना, जैसे बचत करना, बचत योजना, बचत को कैसे करना, बिल्कुल, तो आप वो बताओ ना तरीका कि आप इस तरह से बचत करो, ये खेती करो, तो आपको बचत और बैंक में आपके पैसे भी जमा होंगे, काम भी आएंगे। बिल्कुल, तो वो जो आपकी खेती से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है वो जानने के लिए आपको किसी खेती के एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। मैं आपके चैनल को सर बता रहा हूँ, आपका चैनल तो ये बताएगा ना सभी को, क्योंकि हम खेती पर बात नहीं करते। सर आपने जैसे बोला आपको कुछ बोलना हो डायरेक्ट मोदी जी के पास बात जाएगी आपकी, तो आपकी बात जरूर जाएगी और हम उम्मीद करेंगे कि उसके लिए अगले बार जब वो मन की बात करेंगे तो आपके सवाल का जवाब भी जरूर देंगे। जी सर, धन्यवाद। हमारे बड़े वाले भैया का बीमा था आयुवा इंश्योरेंस में, उनकी पॉलिसी थी कि उनको 64,000 मिलेंगे अगर किसी कारण से मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हो गई, जब हम उनके पास गए तो 34,000 का चेक दिया, उन्होंने बोल दिया इससे ज्यादा तो दे नहीं सकते। जब आपकी पॉलिसी है उसमें लिखा पड़ी पूरी है, तब 30,000 के लिए उनसे झगड़ा करने के लिए तो जा नहीं सकते। तो जो दिया वो लेके बैठ गए। अब उनको वापस 2-4 बार ऑफिस में गए, बोला इससे आने के लिए कोई जरूरत तो है ही नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं। तो फिर बीमा करवाएं हम, ये 12 रुपए वाले करवाएं या 330 वाले करवाएं, इसकी क्या गारंटी है कि ये भी मिलेगा? क्योंकि मेरा ख्याल है कि उस बीमा पॉलिसी के अंदर, हालांकि जब तक आप वो डॉक्यूमेंट ना देखें पूरे तौर पे ऑफिशियली कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें, कुछ शर्तें उसके अंदर होती हैं जो आपको शायद समझ में ना आ रही हो। नहीं, लेकिन पूरी तरह हमने समझ लिया और पूरी तरह उनको भी समझाया कि ये जो आपके कागज में जितना भी है ये पूरा देख लीजिए आप, और इसको समझ लीजिए कि जो आपने दिया ये है वास्तव में या नहीं है। बोले आगे से नहीं है तो हम क्या कर सकते है उस कागज में। उसका जब इतने बड़ा बीमा में 34,000 के लिए हम अपने परिवार को रिवर्स नहीं ला सकते ना उनसे झगड़ा करके। बिल्कुल, तो अगर इतने बड़े इंश्योरेंस में हमें 30,000 नहीं दे रहे तो जो 12 रुपए वाला बीमा है, 330 रुपए वाला बीमा, इसकी क्या गारंटी है कि आगे भी ये मिलेगा? बिल्कुल, तो जहां तक ये इस एक केस का सवाल है, अगर आप ये डिटेल्स हमें बाद में दे दें तो हम आपकी बात कंपनी से पूछेंगे और आपको उसका जवाब दिलाने की कोशिश करेंगे और उस पर राय लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनरली इस तरह की दिक्कतें काफी लोगों को आती हैं जब आप क्लेम करने जाते हैं। हर्ष, अगर आप ये बताएं कि ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो इंश्योरेंस लेते समय, क्योंकि ये जो जिन स्कीम की हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, वो स्कीमें थोड़ी सीधी हैं, उनके अंदर ऐसा कुछ पेंच नहीं है। लेकिन बहुत सारी पॉलिसीज जो बाजार में आप खरीदते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, उनमें कई ऐसे पेंच होते हैं या अमूमन कई आम गलतियां होती हैं जो लोग करते हैं, जिसकी वजह से क्लेम में दिक्कत आती है। अगर हम पहले समझें कि अगर आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे आपका जो बीमा का जो कागज है उस पे अगर लिखा हुआ है कि आपको 64,000 मिलना है, तो उसमें ये पूछना आपको जरूरी है कि 64,000 मृत्यु अलग अलग तरीके से होती है। तो कई बीमा कंपनियां क्या देती हैं आपको कि अगर एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हुई तो आपको मान लीजिए 64,000 मिल रहा है। अगर आपकी साधारण मौत होती है कोई भी अलग कारण से, तो आपको मान लीजिए 30,000 रुपया मिलता है। तो हो सकता है कि जहां तक मुझे समझ में आ रहा है जो आप बताए हैं, उसमें हो सकता है कि जो मृत्यु का कारण है वो कारण की वजह से आपको 64 या 30,000 रुपए का फर्क हुआ होगा। क्योंकि अगर आपके कागज पे लिखा हुआ है कि आपको 64,000 का बीमा मिलेगा, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो आपको नहीं दें। क्योंकि अगर उनको ये पता नहीं है कि आप आगे जाके इसकी एक शिकायत उनके ऊपर के अधिकारी से कर सकते हैं। आपके पास एक सिस्टम है जिसमें आप अपनी जो शिकायत है वो दर्ज कर सकते हैं। और अगर ये चीज माना गया है कि आपका 64,000 का इंश्योरेंस था और आपको 30,000 दिया गया है और आपके साथ नाइंसाफी हुई है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इसमें जरूर से कोई ना कोई ऐसा कुछ क्लॉज होगा जो या तो समझने में गलती हो गई होगी या समझाने में गलती हुई होगी। तो यही एक तरीका है। तो ये जो आपने पूछा प्रदीप की
ऐसी क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? तो पहले है, जब आपके पास कागज आपके हाथ में आता है, आप उसे एक बार ध्यान से जरूर पढ़ें, क्योंकि ऐसा हो सकता है जो आपके पास जो एजेंट आया था बताने के लिए, उसने आपको कोई चीज बताई हो, आपने उसके भरोसे पे आपने अपना पैसा जमा कर दिया, लेकिन जब वो कागज आपके हाथ में आता है, आप अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो आपको ये नहीं मालूम हो कि उसने जो कहा था और जो आपको मिला वो दोनों में फर्क है। और जो पढ़ने की बात है, आप अपनी बीमा कंपनी को बता सकते हैं कि आपको इंग्लिश में नहीं, आपको ये हिंदी में चाहिए, तो वो आपको आपकी जो भाषा में आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको उस भाषा में आपको समझाएंगे और आपको डॉक्यूमेंट देंगे। अब ये बात आती है कि इसके बावजूद अगर आपके साथ नाइंसाफी होती है तो सरकार ने एक माध्यम बनाया हुआ है जहां पे आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और बिना कोई खर्चे के आपको आपकी शिकायत का एक सोल्यूशन मिलेगा, आपका जो उपाय है वो मिलेगा आपको। इसमें आपको कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक शिकायत अपनी दर्ज करनी है और ये एक ऑफिस हर जिला में बनाया गया है, हर स्टेट में बनाया गया है। इसे इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन कहते हैं। अब उसका आप अगर थोड़ा पता कर लें, इंश्योरेंस कंपनी से, आपकी जो बीमा कंपनी है उसी से आप पता करें कि अगर ये मुझे तकलीफ है, मैं किसके पास जाके कंप्लेन करूं, इसकी शिकायत कहां दर्ज करूं, तो वो शिकायत दर्ज करने का जो आपके जो कॉन्टैक्ट ऑफिस नंबर है वो आपको दे दिया जाएगा और वहां अपनी शिकायत जरूर से दर्ज करिए, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आपका दूसरा सवाल था कि क्योंकि आपके साथ ऐसा कोई निजी कंपनी ने आपके साथ ऐसा किया है, तो फिर आप ये 2 लाख रुपए वाली स्कीम जो प्रधानमंत्री जो बैंक के थ्रू दे रहे हैं उसमें क्या भरोसा है? अगर आप देखें तो ये स्कीम्स जो बनाई गई हैं उसमें एकदम क्लियरली बताया गया है कि अगर एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपया देंगे, अगर आपकी कोई भी कारण से मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए आपके परिवार को मिलेगा, जिसके लिए 330 रुपए आपको सालाना भरना है। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं जोड़ा गया है कि अगर इसकी वजह से हुआ तो हम 1 लाख देंगे, उसकी वजह से हुआ तो हम 2 लाख देंगे। तो इसमें जो भी कंफ्यूजन का पॉइंट था, जो भी आपको और एक और जरिया जो आप इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे थे, वहां पे आजकल जो उपभोक्ता अदालतें चलती हैं उसमें भी आप काफी कम खर्च में शिकायत कर सकते हैं और इनफैक्ट आपका जो भी खर्च होता है वो भी आपको वापस मिलेगा। तो इस तरह के मामलों में चूंकि बहुत बड़ी राशि नहीं है, आपको लगता है, आपने कहा कि कितना परेशान हो 30,000 रुपए के लिए, तो लेकिन अगर आप उपभोक्ता अदालत की मदद लेते हैं और जब भी आपको सरपंच जी अगर बताएं कि आपके क्षेत्र में अगर इस तरह की कोई कैंप लगने वाला है जहां आप शिकायत कर सकें, तो वहां जरूर कीजिए। चूंकि आपने पैसे दिए हैं यहाँ पे, इसलिए आपको पॉलिसी में जो वादा किया गया है वो इंश्योरेंस कंपनी को निभाना ही पड़ेगा और इसमें आप जो भी खर्च करेंगे वो आपको मिलेगा, बशर्ते कि जैसे सच कह रहे हैं कि उसकी शर्त में क्या लिखा है ये पता होना चाहिए। अगर वाकई ऐसा है कि किस कंडीशन में 64,000 था और किस कंडीशन में 34,000 था, तो फिर उसका कोई रास्ता नहीं है, तो वो फैसला शायद आपके हक में ना आए अगर आप अदालत में जाएंगे तो भी। चलिए, इसके साथ ही यहाँ पर फिलहाल वक्त है इजाजत लेने का, लेकिन फिर मिलेंगे एक और नई लोकेशन पे, एक और नए शहर या गांव में, वहां के लोगों के साथ और बात करेंगे उनकी समस्याओं पे। पहला कदम में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.